नमस्कार बच्चों। आज मैं वंदना अरोड़ा आपके समक्ष हिंदी व्याकरण के विषय विशेषण को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम विशेषण और विशेष्य पर चर्चा करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर जो है वो लड़की का विशेषण हो गया। अब विशेष्य के बारे में जानते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। आइए इसे जानते हैं उदाहरण के द्वारा। राधा सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। यहाँ पे राधा जो है वो विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। राधा कैसी लड़की है? सुंदर और बुद्धिमान। यह राधा की विशेषताएं हैं। तो ये शब्द राधा की विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण हुए। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? राधा की, तो वह विशेष्य हुई। वह कच्चे घर में रहती है। यहाँ पे घर कैसा है? कच्चा है। यहाँ पे घर की विशेषता बताई जा रही है, तो घर विशेष्य हो गया और कच्चा उसकी विशेषता है। तो देखा आपने कि विशेषण और विशेष्य कितने आसान है समझना। आइए अब चर्चा करते हैं विशेषण के 4 भेदों के बारे में। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद हैं। अब इनके एक एक करके इनके भेदों की चर्चा करेंगे। गुणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष अवस्था आदि के बारे में पता लगता है या आदि विशेषता का बोध होता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कपड़ा मुलायम है। कपड़ा कैसा है? मुलायम है। तो यहाँ यह कपड़े की विशेषता बता रहा है, मुलायम शब्द। अगर हम बात करते हैं दोष की, वह एक झूठा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? झूठा व्यक्ति है। तो झूठ जो है उसकी दोष है उसका। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं रूप की, वह बहुत काला है। तो काला उसका रंग और रूप हो गया, रंग हो गया उसका कि वह काले रंग का है। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के दूसरे भेद की। संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, क्रम मतलब गिनती का, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं? 2। अगर हम और बात करें, कक्षा में 7 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 7 बच्चे। तो हम यहाँ पे संख्या की विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि संख्या कितनी है, उन बच्चों की संख्या कितनी थी? 7। इसकी पहचान कैसे की जाती है? जब हम संख्या शब्दों से कितने करके प्रश्न करते हैं या पूछते हैं तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए इसके और उपभेदों के बारे में जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण: जिन संख्यावाची शब्दों से संख्या की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 पांडव। पांडव कितने हैं? 5। पांडव कितने थे? 5। वहीं दूसरी ओर अगर हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं, तो जिन संख्यावाचक शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नेताजी का भाषण सुनने अनेक लोग आए। अनेक लोग थे, हमें नहीं पता कितने लोग थे, परंतु हम उनको अगर चाहें तो गिन सकते हैं। तो यहाँ पे अनेक लोग क्या होगा? वह अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहलाएगा। तो आइए जानते हैं इसके अगले भेद के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल के यानी कि नापने और तोलने की विशेषता का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 10 किलो आटा चाहिए। कितना आटा चाहिए? 10 किलो। यहाँ पे इस आटे को नापा या तोला जा रहा है, क्योंकि तो दुकानदार तो बिना तोले आपको देगा नहीं। तो आपने उसको कहा 10 किलो आटा, तो उसने नाप करके आपको आटा 10 किलो दे दिया। परिमाणवाचक विशेषण को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो निश्चित मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
1.25 मीटर कपड़ा। आपने दुकानदार से कितना कपड़ा मांगा? 1.25 मीटर, तो वो आपको नाप कर उतना ही कपड़ा, 1.25 मीटर कपड़ा दे देगा। अब अगर बात करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर आप दुकानदार से कहें थोड़ा सा कपड़ा, तो आपको थोड़ा सा कपड़ा नहीं देगा, वो आपको फिर भी वो कपड़ा नाप कर देगा। परंतु आपने उसे थोड़ा बोला, तो वो यहाँ पे थोड़ा जो हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मान लीजिए आप बाजार में गए हुए हैं और आपकी माताजी का फोन आता है। वह आपसे कहती हैं कि बेटा थोड़ा दही लेते आना। उन्होंने आपको थोड़ा दही कहा, परंतु आप तो दुकानदार से कुछ नाप मापी हुई मात्रा में दही मांगेंगे, या आधा किलो मांगेंगे या 1 किलो मांगेंगे। आज तो माताजी ने जब कहा थोड़ा दही, तो वह अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। परंतु जब आपने दुकानदार से कहा आधा किलो दही, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। आइए जानते हैं अगले चौथे भेद के बारे में। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम होते तो ये सर्वनाम है, परंतु ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है। अब यहाँ पे यह है और इसके आगे यह घर, यह अधूरा सा लग रहा है। यह किसकी ओर इशारा कर रहा है? घर की ओर। हम उस ओर इशारा करके कह रहे हैं कि यह जो घर है वो मेरा है। ठीक है, आप अपने स्कूल को ही अपना कहते हैं, किसी और के स्कूल को अपना नहीं कहते। अगर मान लीजिए आप अपने स्कूल की इमारत की बिल्डिंग की तरफ से जा रहे हो, तो आप अपने दोस्त को दिखाएंगे कि वह जो स्कूल की बिल्डिंग है वो मेरी है, तो वह स्कूल मेरा है। आप उसकी ओर इशारा करके कर रहे हैं, तो वहां पे वह जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, जबकि यह है सर्वनाम। अब आगे जानते हैं विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। बच्चों, विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं हैं। पहली है मूलावस्था। मूल यानी कि जब इंसान अपने असली रूप में होता है, जब कोई चीज अपने असली रूप में होती है। जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही है, तो हम उसे मूलावस्था कहते हैं। यहाँ पे वस्तु या व्यक्ति अपने असल रूप में होता है। जैसे यह करेला कड़वा है, यह करेले का गुण है, इसको किसी से इसकी तुलना नहीं की जा रही, यह अपने असली रूप में है। यह करेले का स्वाद है कि वह कड़वा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अब इसके बारे में, अगली अवस्था के बारे में, उत्तरावस्था। जहां दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की आपस में तुलना की जाती है, वहां पे उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए या दो से अधिक चीजों की तुलना की जाए, उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे राधा अनुराधा से ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे राधा और अनुराधा के रूप की तुलना की जा रही है कि राधा जो है वो ज्यादा सुंदर है अनुराधा से, तो यहाँ हम उत्तरावस्था का प्रयोग करेंगे। अब जानते हैं उत्तमावस्था के बारे में। जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है, उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। सबके पिताजी अच्छे होते हैं, परंतु जब हम बात करते हैं अपने पिताजी की, तो हम उनको कह रहे हैं कि मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। मतलब आपने 2 लोगों में से या 3 लोगों में से तुलना की, तो आपने अपने पिताजी को सबसे अच्छा बताया। आपने देखा होगा कि जब हम विश्व सुंदरी चुनते हैं, तो वहां पे कई स्तरों पर उनकी जांच की जाती है। योग्यता के आधार पर, उनकी भावनाओं के आधार पर, उनकी सुंदरता के आधार पर। तो उस पर जो खरा उतरता है, उसे ही विश्व सुंदरी का ताज पहनाया जाता है। तो सब में से किसी एक को चुना जाता है, तो वहां पे यह उत्तमा अवस्था कहलाएगी। देखा बच्चों आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस विषय को अच्छी भली भांति समझ गए होंगे और इसको देखकर इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।